एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि मुझे माँ का फोन आया कि जल्दी से घर पहुंचो, मुझे तुम्हारी बीवी के मुतालिक तुम्हें कुछ बताना है। मैं घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी माँ की तबीयत काफी खराब थी। मेरी बीवी कहने लगी कि माँ जी की तबीयत एकदम से खराब हो गई है, आप इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाएं। माँ जी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उनकी सांसें उखड़ी जा रही थी। मैं जल्दी से माँ जी को अस्पताल लेकर जाने लगा, मगर मेरी माँ ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और मैं उन्हें लेकर वापस घर आ गया। अभी मेरी शादी को 15 दिन ही ना गुजरे थे कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं उस वक्त बहुत रोया था, क्योंकि मेरी माँ को तो कोई तकलीफ भी नहीं थी, फिर वो अचानक से कैसे मर सकती थी। फिर बीवी के दिलासा देने पर मैं चुप हो गया और उसे किस्मत का लिखा मान लिया। अभी मेरी माँ को फौत हुए 6 महीने ही गुजरे थे कि मेरी बीवी मुझसे नाखुश रहने लगी। हर वक्त कहती कि तुम मेरी कोई फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकते, तुम्हारी तनख्वाह से तो घर के अखराजात भी मुश्किल से पूरे होते हैं। तब मुझे किसी दोस्त ने यही मशवरा दिया कि बीवी को ज्यादा से ज्यादा तोहफे तोहफे लाकर दो, इस तरह वो खुश भी होगी और तुम्हारी कदर करेगी, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। मगर महदूद तनख्वाह में बीवी के लिए रोज इतने तोहफे तोहफे लाना कोई आसान बात नहीं थी। बहुत सोचो विचार के बाद मैंने किस्तों पर एक टैक्सी ले ली और शाम को फारिग वक्त में उसे चलाने लगा। मुझे रोज नई नई सवारियां मिलती तो उनसे नई नई कहानियां जन्म लेती, मगर मैं क्या जानता था कि इन सब में मेरे साथ भी एक अनहोना वाकया भी पेश आएगा। वो जुमे का दिन था और दोपहर को मैं आराम करने के बाद काफी देर सोया रहा। जुमे की नमाज के बाद अमूमन मैं ऐसा ही किया करता था। शाम को 4 बजे सोकर उठा तो काफी हशाश बशाश था। दोस्तों के साथ बैठक में बातें करता रहा। एहसास हुआ कि आज की ये दिहाड़ी तो रह गई है। शाम 7 बजे टैक्सी लेकर निकला तो जाते साथ ही मुझे एक तगड़ी सवारी मिल गई। उन लोगों ने एयरपोर्ट जाना था और एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता था। वहाँ का किराया भी अच्छा खासा था। एक ही सवारी में तकरीबन 700-800 रुपए की बचत हो जाती। मैंने उन लोगों के साथ जाने की हामी भर ली। ये शायद मियाँ बीवी थे जिन्होंने बैरून मुल्क एक साथ सफर करना था। उनकी बातों में सफर करने का एहसास ही ना हुआ। एयरपोर्ट से वापसी पर मैंने सोचा कि इतना लंबा सफर बिना किसी सवारी के करने से अच्छा है थोड़ी देर इंतजार कर लूं तो मुझे कोई मुनासिब सवारी मिल जाए। तभी मेरी नजर काले बुर्के में मलबूस एक लड़की पर पड़ी जो ना जाने कब से मुझे घूर रही थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे यहाँ खड़े तकरीबन 5 मिनट से ऊपर का वक्त गुजर चुका था। मैं भी सवारी के इंतजार में था, सो बार बार मेरी नजर उस पर पड़ जाती थी। बिलाखिर वो मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाकर बोली, भैया खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैंने देखा कि उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ भी थी। उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो बहुत परेशान लग रही थी। लड़के ने नकाब पहन रखा था और वो कोई शरीफ घराने की लगती थी। उसके दूसरे हाथ में एक बैग था। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो वो कहने लगी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ उतरना है। तो वो कहने लगी, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। शोहर ने बदकारी का इल्जाम लगाकर मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया है। अब हम दोनों तनहा यहाँ खड़ी हैं। मेरी हालत ऐसी है कि मैं कहीं और सफर भी नहीं कर सकती। मेरा घर एयरपोर्ट के करीब ही था। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि किसी से मदद ले सकूं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत पेट से थी और उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। उसे देखकर मुझे अपनी बहन याद आ गई, जिसकी 2 साल पहले बच्चे की पैदाइश के दौरान वफात हो चुकी थी। मेरी आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मैं आपको अपनी बहन समझकर अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बीवी आपका ख्याल रखेगी। जब तक आपका बच्चा पैदा नहीं हो जाता आप दोनों मेरे घर रह सकते हैं। औरत मेरी बात सुनकर बेफिक्र हो गई और कहने लगी, अगर आप ऐसा कर लें तो मैं हमेशा आपकी ममनून रहूंगी। आप तो जानते हैं कि आजकल जमाना कितना बुरा है। आपका ये एहसान मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। औरत की बातें सुनकर मैं बड़ा मुतासिर हुआ। रास्ते भर वो अजियत में मुब्तला रही। लगता था कि उसकी विलादत के दिन करीब ही हैं। हम लोग जब घर पहुंचे तो रात के 11 बज चुके थे। मैंने उसे गाड़ी में ही बैठने का कहा और जल्दी से अपने घर का दरवाजा बजाया। बीवी ने दरवाजा खोला और कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी।
میں نے اسے بتایا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 مہمان بھی ہیں جن کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ بیوی یہ سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے اسے ساری بات بتائی تو تب جا کر اس نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ واقعی میں نے کسی کی مدد کی خاطر اسے گھر لایا ہوں۔ خیر بیوی کی مدد سے میں نے اس عورت کو اپنے گھر کے اندر پہنچایا۔ اس کی طبیعت اب واقعی خراب ہو رہی تھی۔ میری بیوی ہینا نے ان ماں بیٹی کو ایک کمرے میں رہنے کی جگہ بنا دی اور کمرے میں پردہ اور کھڑکیوں وغیرہ کا بندوبست بھی تھا، مطلب کہ ایک مہمان خانے کی طرح اس کمرے کو ہم نے سجا رکھا تھا۔ ان عورتوں کو وہاں پہنچا کر اس نے دودھ گرم کر کے انہیں پینے کو دیا اور کھانے کا بھی پوچھا۔ ہینا نے اس حاملہ عورت کا کافی خیال رکھا۔ میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ ہینا دیر تک ان سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ کمرے میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی ہمیں ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہم کل ہی اس کے بچے کی پیدائش کے بعد اسے رخصت کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی ہینا کی بات سے اتفاق کرتا تھا مگر ابھی تک مجھے اس عورت پر کسی قسم کا شک نہیں ہوا تھا۔ خیر ہینا اور میں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا کہ شدید پیاس کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پانی ہینا کے ہاتھ کا پیتا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے جواب نہ دیا، حالانکہ اس کی نیند کچی تھی۔ میرے اٹھانے پر وہ فوراً ہی جاگ جاتی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ ہینا تو کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ وہ رات کے اس وقت کہاں چلی گئی۔ بہرحال میں نے اٹھ کر خود پانی پیا۔ ہینا کو ڈھونڈنے اٹھنے ہی لگا تھا کہ نیند کے زیر اثر میں دوبارہ سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میری بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بہت زیادہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے خود ہی اپنا ناشتہ بنایا اور کھانا کھا کے آفس جانے ہی لگا تھا کہ مجھے اس عورت کا خیال آیا۔ یہ سوچ کر ان ماں بیٹی کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ میں ان کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں ہینا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ شاید وہ جاگ چکی تھی۔ مجھے اس عورت کے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر وہ فوراً آگے بڑھی اور مجھے ڈانٹنے والے انداز میں ہی بولی، آپ کو شرم نہیں آتی ایک حاملہ عورت کے کمرے کا رخ کرتے ہوئے؟ نہ جانے وہ بیچاری کس حالت میں ہوگی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں بہت حیران اور شرمندہ بھی ہوا۔ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا خیال رکھنا صرف میری بیوی کی ذمہ داری تھی۔ سر جھکائے میں گھر سے نکل گیا۔ سارا دن آفس میں کام میں مصروف رہا۔ شام کو میں نے بیوی سے کہا کہ آج رات کو کھانا ہم باہر سے کھائیں گے۔ اسی خیال کے تحت میں اچھے موڈ میں گھر آ رہا تھا۔ مجھے ہینا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک میں ساری پلاننگ کر چکا تھا۔ دروازے سے ہی میں نے ہینا کو بلایا اور کہا کہ جلدی سے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ گھر میں ایک بیمار عورت کو چھوڑ کر ہم خود ڈنر کرنے چلے جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ ہینا کی بات صحیح تھی، میں تو اس عورت کو بھول ہی گیا تھا۔ بہرحال میری بیوی نے گھر میں ہی بہت اچھا کھانا بنا کر رکھا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر سونے چلے گئے۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ گھڑی پر میری نظر پڑتے ہی حیرت کے مارے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو صبح 8 بجے آفس چلا جاتا تھا۔ یا خدایا، آج دن کے 2 کیسے بج گئے؟ میں نے دیکھا ہینا کی آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہاری آنکھیں کیوں لال ہیں اور یہ مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے صبح 8 بجے آفس جانا تھا۔ فون پر دیکھا تو آفس والوں کی طرف سے کئی مس کالز آ چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہوا کیونکہ میرا باس بہت سخت آدمی تھا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ رات کو نہ جانے کیا ہوا، کھانا کھانے کے بعد مجھے بھی گہری نیند آ گئی تھی۔ میں بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہوں۔ میری طبیعت خراب تھی اور سر میں درد ہو رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی جاگی ہوں۔ ہینا کی بات سن کر مجھے غصہ بھی آیا کہ وہ کتنی لاپرواہ عورت ہے جس نے صبح آفس جانے کے لیے مجھے اٹھایا تک نہیں۔ بہرحال غلطی اس کی نہیں تھی، مجھے خود بھی ذمہ داری سے کام لینا چاہیے تھا۔ نہا دھو کر میں تیار ہو گیا تاکہ آفس جا کر باس کو آگاہ کر سکوں کہ آج گھر میں ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کے باعث میں نہیں آ سکا، ورنہ تو کل وہ سب کے سامنے میری بے عزتی کر دیتا۔ آفس پہنچ کر میں نے اپنی مجبوری باس کو بتا دی۔ خدا کا شکر کہ آج آفس میں زیادہ کام نہیں تھا، تبھی باس نے زیادہ بے عزتی نہیں کی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، انہوں نے کہا کہ اب تم گھر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم اس ایمرجنسی کی حالت میں شام کے 6 بجے تک یہاں بیٹھے اپنے کام دیکھتے رہو۔ میں ان کی اس مہربانی سے متاثر ہوا۔ وہ کہنے لگے کہ اب تم کل ہی اپنا کام پورا کر لینا۔
इस बात पर खुश होकर मैंने उनके साथ चाय पी और फिर घर वापस आ गया, क्योंकि उन्हें यही लगा था कि मेरे घर में कोई इमरजेंसी होगी। अब मैं क्या कहता कि इमरजेंसी नहीं थी, तो वो यकीनन इस बात पर भी नाराज होते कि मैंने उनसे पहले झूठ बोला था। खैर, मैं घर वापस आ गया। जल्दी में घर पहुंचा। मुझे हिना को यही बताना था कि आज शाम को हम लाजमी बाहर से खाना खाएंगे, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी बीवी को बाहर से खाना खिलाऊं। रास्ते में मुझे एक बच्ची मिली जिसके हाथ में बहुत प्यारे गजरे थे जो ताजा फूलों से बने हुए थे। बच्ची ने मुझे वो जबरदस्ती थमा दिए। बोली कि आज आप ये अपनी बीवी के लिए ले जाएं, वो यकीनन बहुत खुश होंगी। बच्ची की ये बात सुनकर मैंने उससे वो फूल ले लिए। 200 रुपए के 3-4 गजरे उसने मुझे दे दिए। मैंने अपनी बीवी को पहनाने की गर्ज से उन्हें जेब में डाल लिया। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर आज भी मेरी बीवी मेरे साथ खाना खाने ना आई तो फिर क्या होगा। फिर सोचा कि मैं बाहर से खाना पैक करवा कर ले जाऊंगा और उसे उस दिन का खाना नहीं बनाने दूंगा। अभी तो वो खाना बनाने की तैयारी कर ही रही होगी। मैंने इसी ख्याल के तहत एक होटल से अच्छा सा खाना पैक करवाया और खुशी खुशी घर चल दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे ये सरप्राइज दूंगा, इसलिए मुझे घर के अंदर दबे पांव जाना चाहिए। हस्बे मामूल दस्तक देने की बजाय मैंने दरवाजे को चाबी के जरिए खोला और दबे पांव घर में दाखिल हो गया। लेकिन घर में दाखिल होते ही मुझे अपनी बीवी के कहके सुनाई दिए और उसके साथ ही एक मर्दाना आवाज भी थी जिसने मुझे चौंका कर रख दिया। ये सारा मंजर मेरी समझ से बाहर था। इस घर में आखिर मेरे जाने के बाद कौन आया है जिससे मेरी बीवी इस कदर हंस हंस कर बातें कर रही है। मैंने जल्दी से जाकर देखा तो मेरी बीवी के कमरे में कोई भी नहीं था। अब मुझे शक सा हुआ। मैं जल्दी से उस औरत के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बजाया मुझे अंदाजा हुआ ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। मुझे ये देखकर गुस्सा आ गया। मैंने हिना को आवाज दी, दरवाजा खोलो हिना, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा शोहर घर आया है। मैंने बज़ाहिर उसे महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उसे किसी के साथ बातें करते सुन लिया है। वो घबराई हुई आवाज में बोली, मोहसिन मैं आती हूँ, आप कमरे में बैठें, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा हिना तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैंने गुस्से से कहा। तब हिना ने दरवाजा खोल दिया और हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने हिना से कोई बात किए बिना दरवाजा एकदम खोल दिया और इधर उधर देखने लगा। कमरे में वही माँ बेटी बैठी हुई थी जिन्हें मैं उन्हें उस दिन अपनी टैक्सी में बिठाकर लाया था। उसके अलावा पूरा कमरा खाली था। कौन आया था यहाँ? मैंने गुस्से से हिना से पूछा था। कोई नहीं आया था। आप होश में तो हैं? आपका दिमाग ठीक है? मैं तो इनके साथ बैठी इनकी जिम्मेदारी कर रही थी, मगर तुम अजीब शक्की आदमी हो। तुम्हें हर वक्त ये क्यों लगता रहता है कि कोई मुझसे बातें करने मेरे घर आया है? हिना ने उस अनजानी औरत के सामने जब मेरी बुराई की तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। हिना ने जल्दी से खाना प्लेटों में निकाल लिया और हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे। थोड़ी देर के बाद मैंने हिना से पूछा, हिना मुझे लगता है तुम्हें थोड़े दिन के लिए अपनी अम्मी के घर जाना चाहिए, वो काफी अरसे से तुम्हें बुला रही थी। हिना कहने लगी, मोहसिन दिल मेरा भी करता है, मगर इन औरतों को छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ। उस बेचारी की हालत तो ऐसी है कि उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकते। उसकी ये बात सुनकर मेरे जहन में झटका सा हुआ। अच्छा, इसके बच्चे की पैदाइश कब तक मुतवक्का है? वैसे तो ये जिस हालत में मुझे मिली थी, ऐसे लगता था कि इसकी मजबूरी बहुत बड़ी है और इसकी विलादत में बस चंद घंटे ही रह गए हैं। नहीं नहीं, आप मर्दों को इन सब बातों का कहाँ इल्म होता है। मेरी बात पर हिना ने मुझे अच्छा खासा झाड़ दिया था। वो बेचारी मजलूम औरत है। हालांकि जब आप उसे इस घर में लाए थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, मगर अब इंसानियत के नाते मैं उस औरत की मदद करना चाहती हूँ और इस सब में आप भी मेरा साथ दें। हिना की बातें सुनकर मैं खुश हो गया कि मेरी बीवी को भी दूसरों का एहसास है। लेकिन अगले ही दिन दोबारा मुझे ऐसी ही शिकायत मौसूल हुई, क्योंकि जब मैं वापस घर आया तो घर में अजीब सी आवाजें आ रही थी, जबकि पड़ोस के भी एक दो लोगों ने मुझे इस जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी कि मेरे घर से किसी मर्द के चलने फिरने और गुफ्तगू करने की आवाजें भी सुनी हैं। अब मैंने मुकम्मल फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक दिन मैंने अपनी मरहूमा अम्मी के जानने वाली एक पुरानी दाई से राब्ता किया, उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि आप ही मेरे घर आकर केस का खुद मुआयना करें ताकि मालूम हो सके कि हकीकत क्या है।
और क्या झूठ है। इस बात का जिक्र मैंने हिना से नहीं किया था। शाम के तकरीबन 3 बजे मैं दाई माँ को लेकर घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी का रंग उन्हें देखकर फक हो गया, क्योंकि वो ये जानती थी कि ये दाई अम्मा हैं और इनका तो ये काम है कि ये मोहल्ले की औरतों का मुआयना भी करती हैं और उनको तजवीज भी देती हैं। अगरचा अब ये रिवाज कम हो चुका था, मगर फिर भी उनकी बात हर औरत मानती थी, क्योंकि दाई अम्मा का इस काम में तजर्बा बहुत हो गया था। मैंने हिना के तासुरात का जायजा लेते हुए अम्मा भी को हुक्म दिया कि वो जाकर अपनी कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने हिना पर एक नजर डाली और फिर उस कमरे की तरफ जाने लगे जहां पर मैंने उस औरत को ठहराया था। अम्मा भी के तेवर देखकर हिना को उन्हें रोकने की हिम्मत ना हुई। कमरे में जाकर उन्होंने दरवाजे को कुंडी लगा ली। हिना बाहर से दरवाजा पीटती रही, मगर अम्मा भी ने दरवाजा नहीं खोला। उनको मैं पहले से ही बता चुका था कि इस औरत को यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं और ये मामला कब से चल रहा है। मेरी इस बात पर उन्होंने कहा था कि तुम फिक्र ना करना, मैं चंद ही लम्हों में दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। अम्मा जी को गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे से चीखों की आवाजें आने लगी। मैं जान गया कि वाकई दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। हिना घबराकर बार बार कमरे का दरवाजा बजा रही थी। बिलाखिर अम्मा भी ने दरवाजा खोल दिया। उनके हाथ में जूता था और वो मुझे कमरे में आने का कह रही थी। मैं तो कब से इस मामले का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी हैरत से चीखें निकल गईं, क्योंकि सामने कोई औरत नहीं बल्कि हट्टा कट्टा मर्द बैठा था और उसके साथ वो बूढ़ी औरत बैठी कांप रही थी। करीब था कि मैं उस आदमी का गला दबाकर उसे इस दुनिया से ही रुखसत कर देता, मगर अम्मा बी ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने मुझे एक ऐसी तजवीज दी कि मेरा नुकसान भी ना हुआ और मोहल्ले में मेरी इज्जत भी बच गई। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कहता, वो बूढ़ी औरत बोल उठी, मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं गलियों में कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा किया करती थी। ये लड़का कुछ पैसों की लालच देकर मुझे अपने साथ यहाँ ले आया है और तुम्हारी बीवी इससे मिली हुई है। ये उसका पुराना आशिक है। रोज तुम्हारी बीवी रात को इससे मिलने इसके कमरे में आ जाया करती थी। इससे आगे मैं सुन नहीं पाया था। मैंने एक दोस्त को घर बुला लिया और उसकी मदद से उन तीनों के हाथ पैर बांधे और एक गाड़ी में डालकर एक ऐसी जगह ले गया जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया गया और मैं उन खबीसों को उनके किए की सजा देना चाहता था। हिना ने मुझे जो धोखा दिया था, मैं उसकी सजा भी उसे देना चाहता था और साथ में मेरा जो वक्त और पैसे का जिया हुआ उसे भी मैं वसूल करना चाहता था। मैंने हिना के बाप से बात की और उसे अपनी बेटी के करतूतों के बारे में बताया। हिना ने बड़ी महारत से उस शख्स के साथ राब्ते में रहकर मुझे ना सिर्फ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि उसे इस नाटक करने पर आमादा किया कि वो एक औरत का रूप धार कर मेरे घर की दहलीज तक पहुंच गया और उसने ना सिर्फ मेरी अमानत में खयानत की बल्कि मुझे जहनी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर औरत जात से मेरा हमेशा के लिए एतबार उठ गया। हिना के बाप को सारी हकीकत बताने के बाद मैंने भी कहा, जब मर्द औरत का नुकसान करता है तो उसे खर्चे और मेहर की सूरत में वो नुकसान भरना पड़ता है, मगर औरतें मर्दों की जिंदगियां बर्बाद करके यूं ही हंसी खुशी चली जाती हैं और सारी जिंदगी अपनी बेवफाई पर किस्से सुना सुनाकर हंसती रहती हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे हक मेहर और मेरी शादी पर जो भी खर्चा हुआ वो वापस चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी बेवफा औरत के पीछे अपने वक्त का ज़िया करना अपनी हक तलफी समझता हूँ। हिना का बाप भी मजबूर हो गया था, क्योंकि मैं उसकी बेटी को एक नामालूम जगह पर कैद कर चुका था, जहाँ से उसकी रिहाई सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन थी कि वो शादी पर होने वाला सारा खर्चा मेरे हवाले करे। हिना के बाप को मजबूरन ये सब करना पड़ा, क्योंकि उसकी बेटी एक गैर मर्द के साथ एक वीरान और सुनसान इलाके में एक अनजान जगह पर बंद थी। बस इसी सब महारत के तहत मैंने अपना सारा खर्चा भी वापस ले लिया। मैंने अम्मा भी का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मेरी इस धोखेबाज औरत से जान छुड़वा दी। मैं हिना के बाप से पैसे लेकर उन लोगों को आजाद करने लगा था कि हिना और उसके आशिक, जिसका नाम मुनव्वर था, उन दोनों में किसी बात पर खटपट हो गई और उसके आशिक ने ये राज भी खोल दिया कि शादी के बाद जब मैं काम पर जाता था तो वो छुपकर मेरे घर आया करता था। जब मेरी माँ को उनके काले करतूतों का पता चला और वो मुझे सब बताने वाली थी, तब उसने मेरी माँ को जहर खिला दिया था और मैंने तब भी अपनी बीवी पर शक नहीं किया था। हिना किस कदर घटिया औरत निकली, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलवाकर हिना और उसके आशिक को अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया और उन दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। मैंने हिना को तलाक दे दी थी
आज वो दोनों जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। मुझे उस वक्त बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपनी माँ की बात को सच क्यों नहीं माना था। मेरी माँ को हिना के बारे में सब कुछ सच पता चल गया था। आज इस बात को 4 साल गुजर गए हैं। मैंने दूसरी शादी कर ली है और मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ।